यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। पथराव, लाठीचार्ज, गोली चलने की खबरें, जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर भयंकर बवाल, क्या मोदी का नया चैलेंज है? मुसलमानों की भीड़, पुलिस पर पथराव, बीजेपी का कौन नेता बोला कि कांग्रेस ओवैसी देश के टुकड़े करना चाहते हैं क्या? आई लव मोहम्मद से सीएम योगी को जमीन में गाड़ देने की धमकी तक कैसे आ गया पूरा मामला, आज इसका कंप्लीट चैप्टर खोलूंगा। उधर ले हिंसा केस में सोनम वांगचुक गिरफ्तार, इधर कांग्रेस केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया? सोनम वांगचुक के खिलाफ वो कौन सा सबूत कि एनएसए लगाकर गिरफ्तारी हुई, और अब आगे क्या होने वाला है? क्या जेनजी का आंदोलन होने वाला है? आतंकी पाकिस्तान का एंटी इंडिया नया प्लान, संडे को एशिया कप के फाइनल में क्या बड़ा तमाशा पाकिस्तान करने वाला है, यह भी आज आपको बताऊंगा। आईसीसी का तमाशा अलग है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर फाइन के साथ सूर्य कुमार यादव को भी गलत क्यों बता दिया भाई? और अमेरिका पहुंचे मुनीर शहबाज की ट्रंप के सामने वो घनघोर बेइज्जती दिखाऊंगा जिस पर पूरे पाकिस्तान में थू-थू हो रही है। इसके अलावा 1965, 1971, करगिल से लेकर बालाकोट तक हर बार पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देने वाला MiG-21 क्यों रिटायर हुआ? MiG-21 फाइटर जेट्स की विदाई पर उसके गौरवशाली इतिहास का वो चैप्टर जो हर देशवासी को देखना चाहिए। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी फुटबॉल प्लेयर अपने पैरों के बाल क्यों शेव करके रखते हैं? क्या यह फैशन है, स्टाइल है, या इसके पीछे भी साइंस है? यह आपको बताऊंगा। पाठशाला की पहली क्लास जिसमें आपको दिखाऊंगा पथराव, लाठीचार्ज, गोली चल गई, जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पर भयंकर बवाल, क्या नरेंद्र मोदी का नया चैलेंज आ गया है? मुसलमानों की भीड़, पुलिस पर पथराव, बीजेपी क्यों बोली कांग्रेस ओवैसी देश के टुकड़े करना चाहते हैं? आई लव मोहम्मद से सीएम योगी को जमीन में गाड़ देने की धमकी था। यह मामला यहां तक कैसे पहुंच गया है? क्या पॉलिटिक्स चल रही है? कंप्लीट चैप्टर आज खोलने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश की अर्थव्यवस्था से लेकर ग्लोबल पॉलिटिक्स तक हर मोर्चे पर भिड़े हुए हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो चैलेंज हैं उनसे पीएम मोदी निपट रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में जो नए चैलेंज हैं उन्हें नए नए रिफॉर्म करके दूर कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी एक चैलेंज से निपटते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। जैसे अब ये देखिए कि उन्होंने जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म किया, उत्सव वाला माहौल है, लेकिन कहां तो लेह में बवाल हो गया। और अब आई लव मोहम्मद के नाम पर क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। आई लव मोहम्मद को लेकर आज इतना भयंकर बवाल हुआ कि पत्थर चल गए, गोली चल गई, जमीन में गाड़ देने की धमकियां दी जाने लगी। आप इस फर्क को देखिए कि नरेंद्र मोदी इधर रोजगार के लिए हाथ में पैसे दे रहे हैं, उधर कुछ लोग मुसलमानों के हाथ में पत्थर थमा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ही बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए रोजगार के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर करवाए। लेकिन इधर देखिए, रोजगार की बात नहीं बल्कि बात हो रही है पत्थर मार। जो लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर कई दिनों से बवाल करने में जुटे थे, उन लोगों ने आज जुमे की नमाज को मौका बना लिया। आस्था अपनी जगह और अराजकता अपनी जगह, दोनों में अंतर है बॉस। आप लव की बात कर रहे थे ना, आई लव मोहम्मद, तो ये हेट कहां से आ गया कि पत्थर चल रहे हैं? आई लव मोहम्मद के नाम पर आज देश के अलग अलग हिस्सों में फिर से प्रदर्शन हुए, लेकिन यूपी के बरेली में तो हद पार हो गई भाई। वहां एक मौलाना ने जुमे की नमाज के बाद लोगों को जमा होने के लिए कहा था, जिसके बाद भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। देखिए कैसे उठा उठा के लड़के पत्थर फेंक रहे बॉस। इसी तरह से महाराष्ट्र के बीड़ में खुले मंच से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी गई, और उस दौरान वहां पर भड़काऊ नारेबाजी हो गई। आई लव मोहम्मद से उठी बात सीएम योगी को जमीन में दफन करने तक कैसे पहुंच गई? आपको आज हुए हंगामे की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि कैसे तगड़ा एक्शन इन सब पर हुआ है। लेकिन पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही? वो मुस्लिम के नेता हैं
मुसलमानों को भड़कावे ओवैसी। जिस तरह से कुछ दिन पहले यह झूठी खबर फैला दी गई थी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया इसलिए एफआईआर हो गई, और उसके बाद से जगह जगह आई लव मोहम्मद को लेकर भीड़ निकलने लगी थी, उसी से लग रहा था कि कुछ तो पर्दे के पीछे चल रहा है। और अब आई लव मोहम्मद को लेकर जो हंगामा हो रहा था वो आज आउट ऑफ कंट्रोल होता दिखाई दिया। दरअसल बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने कानपुर वाली घटना के विरोध का ऐलान किया था। आज जुमे की नमाज भी थी। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर पहुंच गए। लोगों के हाथ में आई लव मोहम्मद के पोस्टर थे, लोग नारेबाजी कर रहे थे। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ ग्राउंड में घुसने की कोशिश कर रही थी, उसकी तस्वीरें आई। फिर पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत आप लोगों ने ली नहीं है, इतनी भीड़ लेके आप कैसे आ गए? लेकिन भीड़ मान ही नहीं रही थी। तभी अचानक भीड़ उग्र हो गई और पथराव शुरू हो गया। भीड़ में कुछ लोग पुलिस पर ही पत्थर चलाने लगे। आरोप तो यह भी है कि छतों से भी पथराव किया गया। आप ये तस्वीर देखिए, पुलिस के जवान पथराव से बचने की कोशिश कर रहे थे। लगातार पत्थरबाजी चलती रही। पुलिस को बचाव में आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। बरेली में जगह जगह इसी तरह से भीड़ जमा होती जा रही थी। इस्लामिया मैदान और बिहारीपुर में सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात थी। लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी और मस्जिद से बाहर आए और उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी। प्रदर्शन के लिए मैदान तक जाने लगी भीड़, तो पुलिस ने भीड़ को रोका कि भाई परमिशन नहीं, कहां जा रहे आप लोग। पुलिस ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं था। लोग नारेबाजी करते चले जा रहे थे। भीड़ पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगी तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया। आप देखिए कितनी भीड़ जमा हो गई थी। सबके सब नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। अब इन तस्वीरों को भी दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि देखो आई लव मोहम्मद बोल रहे थे तो पुलिस मारने लग गई। जबकि कहानी क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि भाई पुलिस कह रही थी परमिशन नहीं है प्रदर्शन का, इतनी भीड़ जा रही है, इसकी इजाजत नहीं है। समझाने का भी प्रयास हुआ और उसके बाद ये लाठीचार्ज हुआ तो उसको एक तरीके से माहौल बना दिया गया कि भाई मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद लोग गलियों में चले गए, लेकिन कोई वहां से जाने को तैयार नहीं था। पुलिस ने गलियों में घुस घुसकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और इस दौरान कई लोग गिर भी पड़े। पुलिस के एक्शन के बाद जब लोग वहां से हटे तो चारों तरफ चप्पलों का ढेर दिखाई दे रहा था। पुलिस के लाठीचार्ज का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। पुलिस ने गली मोहल्लों में घुसकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। जो लोग नारेबाजी कर रहे थे और बचने के लिए गलियों में छिप गए थे, पुलिस ने वहां से भी डंडे मार मार के लोगों को भगाया। लाठीचार्ज वाली जगह से एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर जो पथराव लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद पुलिस फोर्स यहाँ पर लगातार जो है मार्च कर रही है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से आग्रह करूँगा, ये मस्जिद के पास जो भीड़ है वो अभी तक यहाँ पर जो है बैनर पोस्टर लेके जुटी हुई है और लगातार पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि यहाँ पर भीड़ मत लगाइए और यहाँ से जो है सभी लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरों देखिए, इन सब लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए लोग आए थे, उनका उत्साह अभी भी कम नहीं दिखाई दे रहा है और लगातार अभी भी बैनर पोस्टर दिखाकर वो अपना प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। आप बरेली में जो कुछ हुआ उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये सब पहले से प्लान था। और सबसे ज्यादा चर्चा तौकीर रजा की हो रही, क्योंकि आरोप लग रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के भड़काने पर ही लोगों की भीड़ जमा हुई। अब पुलिस हंगामा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही। बरेली में पत्थरबाजी के बाद फायरिंग होने की भी खबरें हैं। फायरिंग में कुछ पुलिस वालों को चोटें भी लगी हैं कहा जा रहा है। बरेली के हंगामे में कुल 10 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बरेली में 3 जगहों पर पत्थरबाजी की घटना हुई। वीडियोग्राफी के आधार पर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। घटना में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौलाना तौकीर रजा पर भी एफआईआर हो सकती है, यह भी कहा जा रहा है। यानी पुलिस इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। पूरे हंगामे के वीडियो बने हैं और उसके आधार पर एक एक को चुन चुन के, भाई लोगों में तो सबको पता है कि ये कौन है कौन है। अब पुलिस सबको वीडियो में देख के आइडेंटिफाई कर रही है, एक्शन हो रहा है। सुनिए पुलिस क्या बता रही है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने आज ऐलान किया था कि वो आज यहां पर नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद ज्ञापन देंगे। डीआईजी सर हमारे साथ हैं। अजय सर यहां पर आकर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को समझाया भी था, बात भी की थी, लेकिन थोड़ा बल प्रयोग भी देखने को मिला है। सर क्या कुछ मामला था? नमाज पढ़ के लोग निकले, नारेबाजी भी देखने को मिली यहाँ पर।
यहाँ पे कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, सारी चीजें सकुशल सुबह से चल रही हैं, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया है और ऐसे लोगों को वीडियोग्राफी करके चिन्हित भी किया गया। कार्रवाई भी होगी इन लोगों पे जो नारेबाजी। डेफिनेटली जो भी लोग उपद्रवी तत्व हैं सबके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तौकीर रजा के ऊपर भी आप लोग कार्रवाई करेंगे क्योंकि ऐलान उन्होंने नहीं किया था इसके? हाँ, वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, सारे बिंदुओं को हम लोग देख रहे हैं। बरेली में जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिशें हुई, उसके बाद कई शहरों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। यूपी के कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मुरादाबाद, बरेली, गाजियाबाद से लेकर प्रयागराज तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। एआईएमआईएम के ओवैसी से शुरू हुए इस मुद्दे से एआईएमआईएम के ओवैसी जो हैं वो तो शुरू से ही इस मुद्दे पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आज ओवैसी ने कह दिया कि अगर आई लव मोहम्मद से इतनी दिक्कत है तो सरकार नियम बना दे कि कोई लव की बात नहीं करेगा। उन्होंने पत्थरबाजी हो रही है इस पे कुछ नहीं कहा, प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई है इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। माहौल बना दिया कि देखिए आई लव मोहम्मद बोल रहे थे इसलिए मारे लगी पुलिस। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने जवाब दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी और कांग्रेस देश में गृहयुद्ध चाहते हैं, देश में फिर से 1947 दोहराना चाहते हैं। सुनिए दोनों को एक बार। कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं। वो मुस्लिम के नेता हैं, मुसलमानों को भड़कावे ओवैसी और कांग्रेस, ये लोग गृह युद्ध कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते हैं। ये फिर से गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, 1947 लाना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है। ओवैसी की पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तक विपक्ष बरेली की घटना की निंदा कर रहा है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि सरकार की तरफ से ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती हैं, घोर निंदनीय। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि पत्थरबाजी भी निंदनीय है। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि सर तन से जुदा के नारे लगाना निंदनीय है। इनमें से एक नेता नहीं कह रहा है कि बिना परमिशन लिए सड़क पर इतनी भीड़ का निकल जाना प्रदर्शन के लिए निंदनीय है। क्यों भाई? कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कोई नहीं कह रहा कि आप आई लव मोहम्मद मत बोलिए, लेकिन आई लव मोहम्मद को बोलने के साथ साथ जुमे की नमाज के बाद भीड़ आए और उसका शक्ति प्रदर्शन की तरह इजहार करने का प्रयास करे, ये आरोप लगे, क्या वो ठीक है? क्या अखिलेश यादव को पुलिस पर पथराव करते लोग नहीं दिख रहे हैं? सिर्फ यह दिख रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अगर सब कुछ शांतिपूर्ण रहता तो यह नौबत ही क्यों आती? समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि बरेली में जो कुछ हुआ वो सरकार के आदेश पर हुआ है। सुनिए एक बार। जुमा के नमाज के बाद पुलिस ने बहुत बर्बर लाठीचार्ज किया और ये लाठीचार्ज प्रदेश सरकार के आदेश पर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भाजपा की सरकार दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है। अगर लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसमें किस बात की आपत्ति है? एक तरफ यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर जमकर हंगामा हुआ, वहीं महाराष्ट्र में तो अलग लेवल का गजब हो गया। महाराष्ट्र के बीड़ में आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर प्रदर्शन आयोजित हुआ। सैकड़ों लोगों की भीड़ आ गई और इस भीड़ में एक मौलाना ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दे डाली। खुले मंच से मौलाना सीएम योगी को दफन करने की धमकी दे रहा था और वहां लोग नारेबाजी कर रहे थे। मौलाना का कहना था कि योगी सरकार ने कानपुर में पोस्टर लगाने पर केस किया, इसलिए सीएम योगी ने गुस्ताखी की है। मौलाना ने सीएम योगी को चुनौती देते हुए कह दिया कि अगर हिम्मत है तो वो बीड़ के माजल गांव की मस्जिद में आकर दिखाएं, उनको जमीन में दफन कर दिया जाएगा। आप सोचिए बॉस, सिटिंग सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको ये मौलाना कह रहे हैं मंच पे खड़े होकर।
कि योगी अगर वहां आ गए तो जमीन में दफन कर दिया जाएगा। अब आप बताइए बॉस, कितने नेताओं ने इसकी निंदा कर दी कि आप एक सिटिंग सीएम को दफनाने की बात कर रहे हैं, जिंदा दफना देने की बात कर रहे हैं, और वहां भीड़ जो है वो खुशी से नारे लगा रही है। ये मोहब्बत बांट रहे हैं आप, ये लव चल रहा है कि जिंदा गाड़ देंगे। आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर जो भी हो रहा है वो हैरान करने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग जानबूझकर इस घटना को तूल दे रहे हैं। कानपुर की जिस घटना को लेकर यह सारा हंगामा हो रहा है, वहां तो आई लव के पोस्टर लगाने पर एक्शन हुआ भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग इस मामले को बिना वजह बड़ा बना रहे हैं। बीड़ के मौलाना पर सीएम योगी को धमकी देने के मामले में एक्शन भी हो गया है। सीएम योगी को धमकी देने के मामले में दर्ज एफआईआर में 2 आरोपी बनाए गए हैं। पहला मौलाना अशफाक निसार शेख, जिसने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी। दूसरा रफीक तंबोली है, जो प्रोटेस्ट मार्च का ऑर्गेनाइजर है। दोनों पर लोगों को भड़काने और माहौल खराब करने की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। यानी पहले खुद इस तरह के भड़काऊ बयान दो, धमकियां दो, और जब पुलिस एक्शन ले ले तो विक्टिम कार्ड खेलो कि देखो क्या हो रहा है। कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई हो गया, हमसे पूछा कहां जाता है। तो पहले आप दफनाने की बात कीजिए, फिर पुलिस आए कि क्या सर आप पर एफआईआर कर दें, ये करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी अपनी भावना होती है तो बोल दिए। वाह, गजब की भावना है, जिंदा गाड़ देंगे, ये भावना है? यही भावना से तो प्रॉब्लम है। कानपुर से शुरू हुआ विवाद कई राज्यों तक फैल गया है भाई। महाराष्ट्र में सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई, वहीं दूसरी तरफ भोपाल में आई लव मोहम्मद के पोस्टर और स्टिकर बांटे जा रहे हैं। भोपाल में मुस्लिम युवा सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद वाले स्टिकर लगा रहे हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं बुजुर्गों का कहना है कि इस तरह के कैंपेन की कोई जरूरत ही नहीं है, इससे मुसलमानों का क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। भोपाल की ताजुल मस्जिद के बाहर से भी एक रिपोर्ट देखी। पर देखिए आई लव मोहम्मद के तमाम जो स्टिकर हैं वो यहाँ के जो युवा हैं वो बांट रहे हैं। जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं उन गाड़ियों पर ये स्टिकर लगाए जा रहे हैं। देखिए इस हाथ में स्टिकर है। आई लव मोहम्मद सही है इस मुहिम? नहीं, ये सही है लेकिन उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। ये हमारे नबी की शान में लगा रहे हैं, जो भी हमारे गुस्ताखी करते हैं उनके उससे हम लगा रहे हैं। ये हमारे नबी की शान है कि कुछ नहीं, बेकार है, सब अंग्रेजी हिसाब है। आप गलत करते हैं? कोई लब नहीं है, गलत है सब, गलत है। गलत है। ये युवा जो लगा रहे हैं इनको समझाएंगे? यार क्या समझाएंगे, इनके समझ में नहीं आएगी आई लव का मतलब क्या हुआ। अभी तक हमने बचपन में सुने ही आई लव, अंग्रेजी भाषा नहीं बोलते। माहौल बनाना है, ये कुछ नहीं, और इससे लोगों को फायदा हो रहा है, मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। दिल में लगे हुए हैं यार, दिल में लगे हुए हैं। जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, तो बच्चे हैं, लगा दिया, उनका कहना भी मान लिया। देखिए बुजुर्गों को समझ में आ रहा है, जिन्होंने इतने साल से ये पॉलिटिक्स देखी हुई है, उनको समझ में आ रहा है कि भाई कोई पीछे से पिन मार रहा है, युवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहा है। आई लव मोहम्मद के जरिए जो है कुछ लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये सब बुजुर्गों को समझ में आ रहा है। आई लव मोहम्मद को जरिया बनाकर कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उधर आई लव मोहम्मद का जवाब अब आई लव महादेव के पोस्टर और नारों से भी दिया जा रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर बिना वजह जो हंगामा हुआ, उसका जवाब किस तरह से दिया जा रहा है। मुंबई में गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर लेकर लड़कियां और महिलाएं गरबा खेल रही हैं। पंडाल में बैठी हर महिला, लड़की, यहां तक कि बच्चियों के हाथ में भी आई लव महादेव के पोस्टर आ गए हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर। उधर ले हिंसा केस में सोनम वांगचुक गिरफ्तार, इधर कांग्रेस केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनम वांगचुक के खिलाफ वो कौन से सबूत की एनएसए लगाकर गिरफ्तारी हो गई, अब आगे क्या होने वाला है, क्या जेनजी का आंदोलन भड़कने वाला है, अब इस सब का जवाब देता हूं। सोनम वांगचुक को लेकर देश की राजनीति में बड़ा बवाल हो गया है। कांग्रेस और केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनम वांगचुक को लेकर हमने कल भी आपसे कहा था कि ले हिंसा को लेकर जिस तरह के आरोप वांगचुक पर लगे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, और आज वो एक्शन हो गया। ले हिंसा केस में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा भड़काने के 48 घंटे के अंदर ही वांगचुक को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया, बल्कि उन पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा दिया गया। इस एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिलती। सूत्रों से खबर है कि सोनम वांगचुक को लद्दाख से बाहर ले जाया जा रहा है और उन्हें राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी तो अभी तय हो गई थी कि जब गृह मंत्रालय ने उनके भड़काऊ भाषणों पर सवाल उठाए थे। सोनम वांगचुक को भी पता था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, इसलिए वो कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हुई तो हालात बिगड़ जाएंगे। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद अब लद्दाख के हालात क्या हैं? वांगचुक की गिरफ्तारी पर क्या विपक्ष के नेता आग भड़काने में लग गए हैं? कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक पीएम मोदी के खिलाफ कैसे मोर्चा खोले बैठे हैं? क्या जेनजी का आंदोलन भड़काने का प्रयास शुरू हो गया है? सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए।
वो गांधीयन सोच का आदमी रहा है। लद्दाख में अनरेस्ट अगर होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि यहाँ पीस हो। देश की एकता और अखंडता को खराब करने में कोई भी जो इस प्रकार का कोशिश है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक को आज दोपहर में करीब 2:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक को पहले ही अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा था, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचने के लिए डर दिखा रहे थे कि चीजें और बिगड़ जाएंगी। सोनम वांगचुक ने कल ही कह दिया था कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जेल जाने से समस्याएं कम नहीं होंगी बल्कि समस्याएं और बढ़ जाएंगी। उन्हें लग रहा था कि कुछ ऐसा मामला बनाकर उन पर एनएसए लगा दिया जाएगा और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। जब सोनम वांगचुक के नेपाल बांग्लादेश की बात करने वाले बयान वायरल हुए, सोनम वांगचुक समझ चुके थे कि उनके खिलाफ सबूतों को जुटा लिया गया है और अब उनका बचना मुश्किल है। आप सुनिए अपने पुराने बयान में सोनम वांगचुक कैसे नेपाल और बांग्लादेश की बात कर रहे थे, क्योंकि नेपाल में 8 सितंबर को ही हिंसा भड़की थी। इसलिए माना जा रहा है कि सोनम वांगचुक का बयान 10 सितंबर के आसपास का होगा, जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। इसी बयान को लेकर सवाल उठ रहा है कि आप खुद बैठे हुए हैं अनशन पर, खुद कर रहे हैं भूख हड़ताल और दूसरे को बांग्लादेश और नेपाल जैसी हरकतें करने के लिए समझा रहे हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी करके सरकार ने बड़ा चैलेंज उठा लिया है, क्योंकि लद्दाख में वांगचुक का बहुत नाम है। वो युवाओं में लोकप्रिय हैं, लंबे वक्त से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाले प्रदर्शन के पोस्टर बॉय रहे। इसलिए वांगचुक पर तुरंत एक्शन लेना आसान काम नहीं था। एक तरफ गिरफ्तारी का चैलेंज था, दूसरी तरफ फिर से माहौल बिगड़ने की आशंका भी। अक्सर सरकारें इस तरह के सिचुएशन में एक्शन को टालने की कोशिश करती हैं कि जब हालात कुछ सामान्य होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने सख्त मैसेज दिया कि लॉ एंड ऑर्डर किसी की लोकप्रियता या उसका असर देखकर काम नहीं करती। और सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि हिंसा में शामिल बाकी लोगों की भी तलाश तेज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान करके एक एक व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। मैसेज साफ है कि हिंसा करने वाले और उसे भड़काने वाला कोई भी हो, नहीं बचेगा बॉस। सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। अगर अब कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो वो सोमवार को ही होगी। 2 दिन कोर्ट बंद रहता है। अगले कुछ दिनों में लेह को शांत रखने का भी चैलेंज नरेंद्र मोदी सरकार के सामने है, क्योंकि विपक्ष तो सीधे सीधे आंदोलन की धमकी दे रहा है। वांगचुक के समर्थन में आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वांगचुक के पोस्टर हाथ में पकड़े हुए थे, जिन पर लिखा था सारा देश वांगचुक के साथ। यानी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर इस मुद्दे को बड़े आंदोलन में बदलने में लगी हुई। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बुरा होता है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी तो तय थी, इसलिए कल ही विपक्ष ये माहौल बनाने में जुट गया कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होगी तो बड़ा आंदोलन करना चाहिए। लेकिन सरकार सोनम वांगचुक के साथ ठीक नहीं कर रही है। ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है ये भी जाननी चाहिए। गिरफ्तारी से पहले भी विपक्ष का माहौल वांगचुक को सलाखों से बचा नहीं पाया। वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कहा है कि वो एनएसए के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। यह लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। मोदी सरकार वांगचुक को गिरफ्तार कर इस मुद्दे को दबा नहीं सकती। सरकार को लद्दाख के लोगों के साथ गंभीर तौर पर बातचीत करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अलवी तो यहां तक कह रहे हैं कि यह चिंगारी कहीं आग न बन जाए। सुनिए एक बार। लद्दाख के अंदर जो कुछ हुआ है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। किसान 2 साल तक सड़कों पर बैठा रहा और भारत सरकार ने अपने कानून पर पर्दे डाल दिए थे। यही काम लद्दाख के अंदर हो रहा है। मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, ये चिंगारी है, इसको बुझा दीजिए इससे पहले कि वो आग बन जाए। जाहिर है सरकार चाहती है कि उनकी जमानत ना हो। आपने अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बंद किया है तो जमानत मिलना आसान नहीं है, इसलिए वो उनको जेल में डाले रखेंगे। आप क्यों नहीं वहां पे स्टेटहुड दे देते, ये सारा मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से वो भी अनवांटेड है। वो मतलब स्टेप उठाने की जरूरत नहीं थी कि वो मोस्ट रेस्पेक्टेबल आदमी है, वो गांधीयन सोच का आदमी रहा है। कांग्रेस आज लद्दाख पर नरेंद्र मोदी को कोस रही है, तानाशाही का आरोप लगा रही है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने लद्दाख के लिए क्या क्या किया है। 1948 से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने की मांग हो रही थी। नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के 5 साल के अंदर साल 2019 में यह काम कर दिया। दशकों से लद्दाख में ट्राइबल रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग हो रही है,
पीएम मोदी ने लद्दाख में ट्राइबल रिजर्वेशन को 45% से बढ़ाकर 85% कर दिया, जिसके तहत 1800 नौकरियां भी दी गईं। लोकल काउंसिल में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। लोकल लैंग्वेज भोटी और पुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। लद्दाख बॉर्डर का इलाका है, भौगोलिक परिस्थिति भी कठिन है। कई सालों से वहां टूरिज्म को बढ़ाने की डिमांड हो रही थी ताकि लोगों की आमदनी बढ़े। इस काम को पूरा करने का जिम्मा भी नरेंद्र मोदी ने उठाया। साल 2020 में रोहतांग पास में अटल टनल को खोला गया, जिससे लोगों का लेह लद्दाख जाना बहुत आसान हो गया। अब एक साल में लेह में करीब 5.5 लाख टूरिस्ट तक जाते हैं, जबकि इससे पहले सिर्फ 2 लाख लोग जाया करते थे। मतलब डबल से भी ज्यादा का मामला हो गया। अगर नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख को बर्बाद करना चाह रहे होते, उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, तो ये सब कर रहे होते। भाई अगर वहां स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, आप डिमांड कीजिए, आपकी बात सही है, उस डिमांड पे बातचीत की तारीख भी दी गई थी। लेकिन आप हिंसा करके सोचेंगे स्टेटहुड ले लेंगे, ये कैसे बर्दाश्त होगा बॉस? हर चीज का एक संवैधानिक तरीका है ना। और एक आदमी दिख रहा है कि भाई वो उस जगह के लिए काम करने को तैयार है, कर रहा है, तब भी आप जो है वो आग लगाएंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। एकदम से विपक्ष का यह आरोप लगा देना कि मोदी सरकार ने तो लद्दाख पे ध्यान ही नहीं दिया, यह सही नहीं है बॉस। लद्दाख को लेकर एक चैलेंज मोदी सरकार के सामने यह भी है कि कहीं वांगचुक की गिरफ्तारी मौजूदा बातचीत को पटरी से न उतार दे। ऐसा ना हो, इसके लिए अमित शाह ने पहले ही होमवर्क कर लिया है। लेह में हालात को बेहतर करने के लिए गृह मंत्रालय ने अपनी एक खास टीम भेजी है, ताकि हिंसा की वजह से अब तक बातचीत से जो हासिल किया गया है वो बर्बाद ना हो जाए, हिंसा की वजह से बातचीत ना रुकने पाए। गृह मंत्रालय की टीम लेह में सुरक्षा हालात का जायजा ले रही है। इस टीम ने लैब यानी लेह एपेक्स बॉडी, KDA यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों से भी मुलाकात की। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर लैब और KDA लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। राहत वाली खबर यह है कि हिंसा की वजह से बातचीत में रुकावट नहीं आने दी गई। इस बैठक में यह तय हुआ कि गृह मंत्रालय के साथ अगली बैठक दिल्ली में 27 या 28 सितंबर को हो सकती है। उस मीटिंग में LAB और KDA के सदस्य शामिल होंगे। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफ भी बैठक में शामिल होंगे। यानी जो लोग ये कह रहे थे कि अगर सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए तो एकदम से लेह जल पड़ेगा, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने पहले सभी पक्षों से मुलाकात कर ली, अगली मीटिंग की जमीन तैयार हो गई। उसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की खबर आई। क्योंकि सोनम वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी से जुड़े हुए हैं, इसलिए LAB के लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि वांगचुक को रिहा किया जाए, नहीं तो उन्हें सरकार की नीयत पर शक होगा। नीयत पे शक हो रहा है, लेकिन शक क्यों हो रहा है? आप बातचीत चाहते हैं, आपका एक पक्ष है, सरकार का अपना एक पक्ष है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पूरे देश में अगर यह प्रयास हो रहा है कि शांति रहे, देश आगे बढ़े, तो आप लेह लद्दाख को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे क्या? सवाल ही नहीं है। और वहां ऑलरेडी इतना काम हो रहा है। वांगचुक की गिरफ्तारी पर लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य भड़के हुए, हालांकि उन्होंने अभी तक बातचीत को कैंसिल भी हालांकि नहीं किया है। दूसरी तरफ लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता की बातों से भी यही लग रहा है कि सरकार इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाली। जांच एजेंसी विदेशी फंडिंग, विदेशी ताकत के हाथ होने के एंगल से भी जांच हो रही है। सोनम वांगचुक को लेकर भी LG ने साफ कर दिया है कि कोई देश की अखंडता को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सुनिए एक बार कविंदर गुप्ता को। देखिए, देश के खिलाफ और देश की एकता और अखंडता को खराब करने में कोई भी जो इस प्रकार का कोशिश है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से यहाँ पे जो युवा है वो इन्वेस्टिगेट हुए और उन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की? देखिए, हालात खराब करने की कोशिश की गई और आपने जो देखा है, कुछ लोग जो बाहर से भी आए हैं, तो अब जांच चल रही है। उसके लिए कमेटी भी हमने गठित की, तो जल्द ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। जो वीडियोस हैं जो सामने है, उसमें साफ बात है कि प्रवोक किया गया, इंस्टिगेट किया गया कि यहाँ पर हालात। आप देखिए कि इधर विपक्ष किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने में लगा हुआ है। उधर नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के लिए ऐसा बड़ा काम किया कि विपक्ष को झटका लगा। पहले आप पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को फायदा देने वाली कौन सी स्कीम लॉन्च की। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। पीएम मोदी ने आज बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की।
इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 की पहली किश्त दी गई है। काम शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। यह एक समुदाय आधारित योजना है जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय मदद के साथ साथ कार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी जिस तरह से वो केजरीवाल मॉडल, वो राहुल गांधी का खटाखट मॉडल था कि अकाउंट में इतना आ जाएगा, सबको दे देंगे जी, सबको दे देंगे, वो हिसाब नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। 10,000 रुपए ऐसे ही नहीं अकाउंट में आ रहे, कह रहे हैं इससे रोजगार शुरू कीजिए, और जो अच्छा करेगा उसको और पैसा देंगे, मदद देंगे कि भैया आपका रोजगार आगे बढ़े। यह योजना बिहार की महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करेगी। इस योजना को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने बिहार में कामकाजी महिलाओं से बात की। इस दौरान पुतुल देवी नाम की एक महिला ने बताया कि वो मिठाई की दुकान चलाती हैं। वो अपनी मिठाई की दुकान पर काम बढ़ाएंगी और जलेबी बेचेगी। जलेबी का नाम सुनते ही पीएम मोदी ने विपक्ष को लपेट दिया। सुनिए एक बार पीएम ने क्या कहा। पुतुल देवी जी, आपने जलेबी की बात बोली। आपको मालूम है ना, बीच में हमारे देश में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि आतंकी पाकिस्तान का एंटी इंडिया नया प्लान तैयार हो गया क्या। संडे को एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। क्या पाकिस्तान उसमें बड़ा तमाशा करने वाला है? आईसीसी का तमाशा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर फाइन के साथ सूर्य कुमार यादव को भी गलत क्यों बताया भाई? और अमेरिका पहुंचे मुनीर शहबाज की ट्रंप के सामने वो घनघोर बेइज्जती जिस पर पूरे पाकिस्तान में थू थू हो रही है, अब उसका चैप्टर। संडे को एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल फिक्स हो गया है, लेकिन इस फाइनल से पहले ही बहुत बवाल मचा पड़ा है। खिलाड़ियों पर एक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे लग रहा है कि फाइनल मैच में बड़ा तमाशा कर सकता है पाकिस्तान। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना होगा। इंडिया पाकिस्तान के 2 मैच एशिया कप में हो चुके हैं। पहले मैच में जो विवाद हुआ उसकी गूंज अभी तक चल रही है। एक दूसरे के खिलाफ टीम्स कंप्लेन कर रही हैं। हैंडशेक वाला विवाद हुआ, इसमें पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती भी, लेकिन बेइज्जती पाकिस्तान पैसे के लिए सह भी गया। लेकिन अब जब एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइनल होने जा रहा है तो पाकिस्तान ने नया तमाशा शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके खिलाड़ी आतंकियों वाली हरकतें छोड़ तो नहीं रहे हैं। पहले इन्होंने आतंकियों की तरफ बैट को बंदूक बनाकर चलाया था, गन सेलिब्रेशन किया था, फिर प्लेन गिराने वाले इशारे कर रहे थे। इसको लेकर अब आईसीसी ने क्या फैसला सुनाया है, आगे ऐसा तमाशा नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है बॉस? आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को किस बात के लिए गलत ठहरा दिया है और मैच फीस का 30% जुर्माना लगा दिया है, जिसको लेकर आईसीसी पर क्या सवाल उठ रहे हैं वो भी आज आपको बताऊंगा। संडे को फाइनल से पहले आतंकी पाकिस्तान ने कौन सा नया एंटी इंडिया प्लान तैयार किया है, इसके बारे में भी बात होगी। और सवाल भी उठेगा कि अगर संडे को पाकिस्तान कुछ अनाप शनाप करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कल जब पाकिस्तान ने एशिया कप में बांग्लादेश को हराया तब यह पक्का हो गया कि संडे को एशिया कप का जो फाइनल होगा उसमें भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। पाकिस्तान की टीम 2 बार इसी एशिया कप में भारत से हार चुकी है, और हार भी क्या, भारत ने पाकिस्तान की टीम को धो डाला। लेकिन संडे को जो फाइनल होने जा रहा है, क्या उसमें पाकिस्तान किसी बड़े तमाशे की प्लानिंग कर रहा है क्या? क्योंकि आप देखें कि कल बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तानी टीम जैसे ही फाइनल में पहुंची, वैसे ही दुबई के क्रिकेट मैदान पर एक पाकिस्तानी फैन हारिस रऊफ का हाथ पकड़कर कहने लगा कि भारत से बदला लेना है, भारत को छोड़ना नहीं है, और वो हंस रहा था हारिस रऊफ। यानी पाकिस्तान संडे को बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ ना कुछ ड्रामा तो करेगा ही, क्योंकि 2 हफ्ते में 2 बार भारत से हारकर पाकिस्तान वाले बेइज्जत हो चुके हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि फाइनल ही वो मौका है जिसमें वो कोई तमाशा कर सकता है। एशिया कप में यह भी पहली बार हो रहा है कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा। 28 सितंबर को पहली बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की फाइनल में भिड़ंत होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल होगा। इससे पहले हुए 12 मुकाबलों में 8 बार पाकिस्तान और 4 बार भारत को जीत मिली है। पाकिस्तान से फाइनल में भारत को आखिरी जीत 18 साल पहले 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मिली थी। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि वो इस बार भी भारत को फाइनल में हराकर एशिया कप जीत लेगा और अपने हुए 2 बार के बदले का अपमान का बदला लेगा। और आप देखिए कि पाकिस्तान में इसको लेकर कैसा जबरदस्त तमाशा चल रहा है।
यानी पाकिस्तानी फैंस से लेकर क्रिकेटर्स तक इस फाइनल को लेकर ये अरमान पाले बैठे हैं कि एक बार इंडिया हार जाए फिर हम कुछ तमाशा करेंगे। और आप सोचिए, ये तो 2 कौड़ी का देश है ना बॉस। ये जब हार रहा है तो गन सेलिब्रेशन कर रहा है, ऐसे ऐसे 6-0 कर रहा है। इसकी खुद की इज्जत तो है नहीं। ये तीसरी बार भी हार जाएगा, इसका क्या जाना है? ये तो बेइज्जत होने के लिए बना हुआ देश है। सवाल यह कि हमने क्या हासिल किया एशिया कप में खेल के बॉस? गलती से, भाई स्पोर्ट्स है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैच इधर से उधर हुआ और ये तमाशा करेंगे तो जिसके पास इज्जत है उसी की बेइज्जती होगी ना, इनकी तो होनी नहीं है। अब सवाल पूछ रहे जा रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने एशिया कप में खेलने के लिए यहां इजाजत दे दी, फाइनल में इधर से उधर हुआ, तो जो ये तमाशा करेंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, पाकिस्तान ये भूल रहा है कि भारत 8 बार एशिया कप चैंपियन रह चुका है और पाकिस्तान सिर्फ 2 बार, और दोनों देश पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ही आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम को झटका दे दिया। 21 सितंबर को हुए मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने मैदान पर अपनी आतंकी सोच दिखाई थी। साहिबजादा ने बैट को बंदूक बनाकर फायरिंग का इशारा किया था। हारिस रऊफ ने हाथ से प्लेन गिराने का इशारा किया था। इस उकसावे वाले सेलिब्रेशन पर बीसीसीआई ने आईसीसी और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट से शिकायत की। मैदान पर किए व्यवहार के लिए आईसीसी आचार संहिता के तहत लेवल 1 के अपराध का इन्हें दोषी पाया गया। आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों को खेल को बदनाम करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। हारिस रऊफ की 30% मैच फीस काट दी गई, लेकिन साहिबजादा को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी चौंकाने वाला फैसला सुनाया। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मैच के बाद पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने आईसीसी से भारतीय कप्तान की शिकायत की। अब आईसीसी का तमाशा देखिए बॉस। जीत को पहलगाम के पीड़ितों को समर्पित करने पर आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगा दिया। प्लेन गिराने का इशारा करने वाले हारिस रऊफ पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया, जबकि बैट को बंदूक बनाकर दिखाने वाले साहिबजादा फरहान को कोई सजा ही नहीं मिली। सूर्य कुमार यादव जीत को डेडिकेट कर रहे हैं पीड़ितों को, तो आईसीसी कह रहा है कि तुम गलत किए हो, तुम पे 30% का फाइन लगेगा। और जो वो तमाशा कर रहा है आतंकी जैसा, उस पर भी 30% का फाइन। मतलब सूर्य कुमार यादव और ये दोनों बराबर हो गए आईसीसी की नजर में। ये क्या हिसाब हुआ बॉस? अब आईसीसी के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मैदान पर बैट को बंदूक बनाकर गोली चलाने का इशारा करने वाला साहिबजादा मैच के बाद बड़ी ऐंठ में कह रहा था कि उसने जो करना था कर दिया, जिसे जो सोचना है सोचे। फिर भी आईसीसी वार्निंग देकर छोड़ दे रहा है। सजा से बचने के लिए साहिबजादा ने क्या किया, आपको यह भी बताता हूं। आईसीसी के सामने सुनवाई में साहिबजादा फरहान ने कहा कि उसने जो भी किया वो राजनीति से प्रेरित नहीं था। पहलगाम अटैक से उसका कोई संबंध नहीं था। साहिबजादा ने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हूं, वहां पर इस तरह का सेलिब्रेशन होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। उसने कहा कि यह उसका निजी जश्न था जो पठान संस्कृति का हिस्सा है। अपना बचाव करने के लिए साहिबजादा ने दलील दी कि एमएस धोनी और विराट कोहली ने भी जश्न के दौरान इसी तरह के गन जेस्चर का इस्तेमाल किया था। झूठ बोलकर और बहाने बनाकर साहिबजादा बच गया और अब एशिया कप फाइनल में आतंकी पाकिस्तान का एंटी इंडिया प्लान भी एक्टिव हो चुका है, जिसका खुलासा कैमरे के सामने बैठकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट तक कर रहे हैं। ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे हैं जैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भारत को देते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। 1965-1971 के युद्ध करगिल से लेकर बालाकोट तक हर बार पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देने वाले मिग-21 का रिटायरमेंट क्यों हुआ है? मिग-21 फाइटर जेट्स की विदाई पर उसके गौरवशाली इतिहास का वो चैप्टर जो आपको जरूर देखना चाहिए। आज का दिन भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। करीब 62 साल तक दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका मिग-21 फाइटर जेट आज रिटायर हो गया। यह भारतीय वायुसेना को वो घातक फाइटर जेट है जिसने दशकों तक देश की सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाए रखा। यह मिग-21 फाइटर जेट है जिसने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के आसमान में उड़ान भरी और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार की स्क्रिप्ट लिखी। वो 14 दिसंबर 1971 को ढाका में गवर्नर के घर पर मिग-21 का ही सटीक हमला था, जिससे डरकर 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। 1999 की करगिल जंग में दुर्गम पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को तबाह मिग-21 ने ही किया और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए गए थे और अपने सटीक निशाने से पाकिस्तान को अमेरिका से मिले F-16 फाइटर जेट को इसी मिग-21 ने मार गिराया था। आज भारत के इस गगनवीर को आखिरी विदाई दी गई।
जिस चंडीगढ़ एयरबेस में मिग 21 की पहली स्क्वाड्रन बनी, उसी चंडीगढ़ एयरबेस में मिग 21 को फेयरवेल दिया गया। आज पाठशाला में भारतीय वायुसेना के योद्धा मिग 21 की विदाई की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा और मिग 21 का गौरवशाली इतिहास भी बताऊंगा। साथ ही उस स्वदेशी योद्धा की बात होगी जो मिग 21 की कमी महसूस नहीं होने देगा। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जंग के बाद भारत की हर जंग में खुद को गेम चेंजर साबित करने वाले मिग 21 को आज भारतीय वायुसेना के जाबाज योद्धा की तरफ विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख इस ऐतिहासिक पल का गवाह बने। चंडीगढ़ एयरबेस पर हुए भव्य विदाई समारोह में पैंथर्स नाम से जानी जाने वाली मिग 21 की 23वीं स्क्वाड्रन के मिग 21 फाइटर जेट्स ने आखिरी बार उड़ान भरी। ये देखिए आखिरी उड़ान की तस्वीर। एक साथ 2 मिग 21 फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। आखिरी उड़ान के बाद जब मिग 21 ने लैंडिंग की तो भारतीय वायुसेना में 6 दशकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए उन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। देखिए दोनों तरफ से पानी जा रहा है, जैसे नहीं वो सैल्यूट देते हैं उस तरह से। पानी की बौछार के साथ ही करीब 62 सालों तक अपनी गर्जना से दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला मिग 21 हमेशा के लिए शांत हो गया। पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों ने मिग 21 पर सवाल उठाने की कोशिश भी की। मिग 21 के क्रैश का हवाला देते हुए इसे फ्लाइंग कॉफिन तक कहा गया, लेकिन आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद मिग 21 से सोलो उड़ान भरकर मिग 21 पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर दी। मिग 21 भारत की वायुसेना को मिलने वाला पहला सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला फाइटर जेट था। पहला मिग 21 अप्रैल 1963 को चंडीगढ़ में उतरा और चंडीगढ़ में ही मिग 21 का पहला स्क्वाड्रन बना। इसलिए चंडीगढ़ में भी भारत के इसी योद्धा को विदाई दी गई। 1960 के दशक की शुरुआत में जब भारत ने मिग 21 खरीदने का फैसला किया तो भारत से तत्कालीन विंग कमांडर दिलबाग सिंह की अगुवाई में 8 पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया था। देखिए साल 1962 में मिग 21 को उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए भारत के 8 पायलट रूस पहुंचे, लेकिन मेडिकल वजहों से इनमें से एक पायलट को वापस लौटना पड़ा। इस तरह भारत के 7 पायलट्स को रूस में पहली बार मिग 21 उड़ाने का मौका मिला। इनमें विंग कमांडर दिलबाग सिंह के अलावा स्क्वाड्रन लीडर MSD वोलेन, स्क्वाड्रन लीडर SK मेहरा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट AK मुखर्जी, HS गिल, AK सेन और BD जयाल शामिल थे।